मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तब्दीलियां, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां। भारत पुलवामा वाक़े के ठोस सबूत थे, वज़ीर आज़म इमरान खान। मादरे वतन की हिफाजत से मुक़द्दस कोई चीज नहीं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जी कैपिटल व्यू। मैं हूं यासिर रहमान और मेरे साथ हैं फर्रुख फताफी। फर्रुख, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? खैरियत से हैं? कैसा रहा आपका वीकेंड? बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल ठीक रहा जी। और यकीनन हमारे जो नाज़रीन हैं हमें देख रहे हैं, रेगुलर देखते हैं, कॉल करते हैं 921264 921264, उनका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। इससे बेहतर कि हम ये टॉपिक्स इस पे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करें और किस तरह से भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर बर्बरियत और जुल्म फैला रहा है, उस पर बात करें। कुछ अपने इदारे के हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह विजन दिया था जब वज़ीर आज़म आए थे, उन्होंने इदारों के हवाले से, क्योंकि कई इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में अफवाहें गर्म थी कि शायद उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और शायद उनकी अब जरूरत नहीं रही और उनको जो है वो दोबारा प्रॉफिट में लाना फायदेमंद नहीं पॉसिबल नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह कहा, खासतौर पर पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से, कि इसको हम BBC की तरफ के ऊपर जो है रिस्ट्रक्चर करेंगे, इसको लेकर आएंगे। इसी हवाले से यकीनन जो PTV की इंतजामिया है, MD हैं अशरफ खान साहब, उन्होंने बड़े वजाहत के साथ इसको बताया कि इसका जो कुल असासा है, अगर किसी भी इदारे का असासा होता है वो उसके मुलाजमीन होते हैं, उसके वर्कर्स होते हैं जो इदारे को आगे लेकर चलते हैं और उन्हीं वर्कर्स पे तवज्जो देने की जरूरत है। PTV को यकीनन जो जदीद तकाजे हैं, जो जदीद चैलेंजेस हैं, उससे भी नबरदाज़मा होना है और उसका एक कंपटीशन भी है। और कंपटीशन किसके साथ है? हमारा यकीनन प्राइवेट मीडिया है और साथ साथ फिर हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं कौमी सतह के ऊपर। वो प्राइवेट मीडिया यकीनन उसका एक पर्सपेक्टिव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी का पर्सपेक्टिव होता है, उसको लेकर चला जाता है। लेकिन कौमी इदारे के तौर पर PTV की एक जिम्मेदारी भी है और वो जिम्मेदारी ये है कि वो वेंचर्स जो हमारे प्रॉफिटेबल नहीं है उनको भी हमने आके लेकर चलना है, जिनकी अहमियत कौमी सतह की है। तो इस पर बात कर लेते हैं PTV के हवाले से कि इसको मजीद अपडेट करने की भी जरूरत है, इस्लाहात लाने की भी जरूरत है। सबसे बुनियादी जो चीज होती है फरूख साहब, वो होती है किसी चीज का इदराक कि हम कहाँ पे खड़े हैं, रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है यासिर, बहुत शुक्रिया। ये गुज़िश्ता से पैबस्ता है। अगर आपको याद हो कि फ्राइडे को भी हमने बात की थी और उस वक्त ये खास तौर पे कंसर्न था कि एकदम ऐसा लगना शुरू हो गया था कि मीडिया से बुछाड़ आना शुरू हो गई हम पे, और हालांकि अपने हालात किसी के कैसे भी हों हमारे ऊपर जरूर वो करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बार बार जो खबरें आती हैं, कहीं कोई लिख देता है पाकिस्तान PTV जो है ना बंद हो जाएगा, PTV प्राइवेटाइज हो जाएगा, PTV ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देयर वाज अ नीड फॉर अ रिस्पॉन्स और आज के दिन हमें वो मिल गया। और वो ये है कि MD PTV ने कहा, और ज़ाहिर बात है ये वज़ीर आज़म साहब की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, एवरीबडी की जो है ना वो है विजन है कि PTV हैज टू बी अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव चैनल जो कि बिल्कुल BBC या इससे भी बेहतर तर्ज पे चले और उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन भी हो। और ये जो साजिशें अगर कहीं पे है PTV को खराब करने की, PTV को बंद करने की, ये मीडिया के अंदर कैरेक्टर असैसिनेशन है, इट शुड स्टॉप और इट विल बी हैंडल्ड। मेरे ख्याल में ये आज की एक अच्छी खबर है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि PTV कैसे इसको आगे इम्प्लीमेंट करता है। एक और पॉइंट आपने बड़ा सही बताया। एक और जो इशू है वो ये है कि जिसका बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, अच्छा कौमी जो बयानिया है उसमें क्लैरिटी लाना है, उसको पहुंचाना है, उसको किसी किस्म का जो है ना वो जंग आलूद नहीं करना कि उसके अंदर कोई चीज ऐसी आ जाए जो उसकी आलूदा कर दे। तो यकीनन उस हवाले से PTV का किरदार हमेशा से बेहतरीन रहा है कि इसने हमेशा पाकिस्तान की जो नजरियाती तरजें हैं उनकी हमेशा हिफाजत की है। तो एक आम आदमी तक पहुंचाया है। किरण अशरफ खान साहब ने इसको दोबारा जो है रीअसर्ट किया है कि हमारा जो जिम्मेदारी है उसका हमें इदराक है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी जो है ना उसको भी जरा थोड़ा सा ओपन अप कर लेते हैं। एक तो नजरियाती अहसास को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त हाइब्रिड वॉरफेयर बहुत चल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्राइवेट चैनल्स में जितने भी एंकर्स बैठे हुए हैं मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं और दे आर वेरी अकम्प्लिश्ड, राइट।
लेकिन मसला ये है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट आ जाता है, कहीं पे एडवर्टाइजर का, कहीं पे बिजनेस ओनर का, कहीं पे किसी और का, और डिस्टॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे पीटीवी के अंदर आपको एक नैरेटिव बयानिया मिल रहा है जो अनएडल्ट्रेटेड रियासत पाकिस्तान का है, शुद्ध, बिल्कुल खालिस जो है ना रियासत पाकिस्तान का। तो इसको भी हमने देखना है। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका वो है जो कि केबल नहीं वो कर सकता, सब्सक्राइब कर सकता, उनको, और पाकिस्तान के तूल अर्ज में हर किसी को पीटीवी का बुके मिल रहा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट है, खबरें है, स्पोर्ट्स है, दीगर एस्पेक्ट है। अब इन तमाम चीजों के अंदर पीटीवी ने अपने आप को मजीद दबंग करना है, मजीद जो है ना कंपैटिटिव बनाना है, इंशाल्लाह बनाएंगे। इशू ये है कि जो 24/7, देखिए अगर किसी के घर में कोई मर जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो बाहर के लोग अगर वो करते हैं तो अंदर की हालात कौन ठीक करेगा? तो ऐसे तमाशे अब खत्म होने चाहिए। एंड नाउ वी हैव टू एक्चुअली सिट टुगेदर, ब्रिंग ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर, और पीएम का जो भी विजन है पीटीवी को एक मॉडर्न थ्राइविंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, वो पूरा करना है। मैनेजमेंट में जो थ्योरीज हैं डिफरेंट, उसमें एक बड़ी कामयाब थ्योरी है, जब कोई मसला पैदा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मसला एक तरफ आपकी तवज्जो मबसूल तो करवाता है उस मसले की जानिब, दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी भी पैदा करता है उसको मजीद बेहतर करने के लिए, और आपको विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। तो यकीनन मसाइल हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जहाँ पे इंसान बसते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे मसाइल होते हैं, लेकिन वो मसाइल वक्त के साथ साथ हल होते हैं और बसीरत के साथ यकीनन वो हल किए जाते हैं। और इस हवाले से यकीनन जो इदराक है वो बड़ा जरूरी है, और इदराक अपनी जगह पे मौजूद है। एक और जो चीज है वो बहुत जरूरी है कि पीटीवी के ऊपर जो असर है, जैसे पहले था सियासी असर रसूख था जिसकी वजह से पीटीवी ने बहुत नुकसान उठाया है, उससे पीटीवी को थोड़ा सा जो है वो पाक किया जाए, और इसे क्यों कहा जाता है कि खुद मुख्तार तर्ज के ऊपर इदारा बनाया जाए, क्योंकि इसके बोर्ड है, बोर्ड काम करता है, उसके एमडी हैं वो काम करते हैं, और इसके साथ यकीनन उसकी एक कोऑर्डिनेशन होती है विद द मिनिस्ट्री, और हिदायत जो है यकीनन विजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से वो आता है। लेकिन इसको खुद मुख्तार तभी बनाया जा सकता है जब इसका एक बिजनेस प्लान हो, और बिजनेस प्लान के साथ वो अपना इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी यकीन बना सके कि ये इदारा जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़ा होगा, इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल ठीक है जी। और अब यकीनन इस सूरत हाल से आगे बढ़ते हुए आपको हम बता देते हैं कुछ आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है। आपको पता है कि जिस तरह पुलवामा वाकया हुआ, पुलवामा वाकये के हवाले से पाकिस्तान ने भी एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोच रखता है, लेकिन उसके साथ साथ पुलवामा वाकये की आड़ में भारत मोदी हुकूमत जो कुछ कर रही है वो सबके सामने आ रहा है। 100 कंपनी जो है उनको तैनात कर दिया गया है उस खित्ते में जहां पे पहले ही 7 लाख से ज्यादा फौज जो है वो तैनात कर दी गई है। तो 100 कंपनी की तैनाती की वजह क्या है? आर्टिकल 35A का बहुत चर्चा है आजकल, और आर्टिकल 35A का हमेशा चर्चा उस वक्त होता है जब कि इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। मोदी हुकूमत ने जब हुकूमत में नहीं आए थे तो उन्होंने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A के हवाले से आपको हम कुछ बताते चलें कि आर्टिकल 35A क्या है। आर्टिकल 35A कश्मीर में रहने वाले जो उनके रेजिडेंट हैं, परमानेंट स्टेटस रखते हैं, उनको ये हक देता है कि वो वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकें, वहां की नौकरियां हासिल कर सकें, और वहां के हुकूक जो है उनको हासिल हों। इसके अलावा जो शहरी हैं, जो भारत के दूसरे इलाकों से हैं, उनके पास ये हक नहीं है कि वहां पे वो परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सके या उनको जो है स्टेट सब्जेक्ट जो है वो मिल सके। तो इसके पीछे जब से मोदी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, काबिज हुकूमत लेकिन काबिज फौज के जरिए उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि आर्टिकल 35A को खत्म किया जाए। इस हवाले से हुर्रियत क़यादत ने कॉल दी है और हड़ताल की, शटडाउन हड़ताल की कॉल दी है। इसी हवाले से जो वहां पे नाम निहाज या भारत नवाज जिनको सियासी पार्टी कहा जाता है, उन्होंने भी इस हवाले से बहुत ज्यादा बात की है। उन्होंने यकीनन अब ऐसे लगता है कि मैं से कहता हूं कि थैंक्स टू इंडिया फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि उसने इन भारतीय नवाज पार्टीज को, हुर्रियत क़यादत को एक जगह पर लाके इकट्ठा कर दिए जहां पे कश्मीर की बात हो रही है। आर्टिकल 35A पतावी साहब अगर हम बात कर लें, इसको खत्म करने के हवाले से बहुत बात हो रही है, और इसको खत्म करना खुद भारत के लिए कितना ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इसको, कि वो कश्मीर की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल में इस वक्त यासर सबसे बड़ा मसला जो है
इंडिया का ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि आगे बिहेव कैसे करना है। नरेंद्र मोदी को जब इलेक्ट किया गया था तो कहा गया था बड़े सुहाने ख्वाब थे गुजरात मॉडल के, अच्छा लोगों को जो है बड़ी डेवलपमेंट के, प्रोग्रेस के, पता नहीं क्या कुछ। जब आए हैं तो सबसे पहले इकोनॉमी के तय पांचा कर दिया, डिमोनेटाइजेशन करके 84% करेंसी को खत्म कर दिया, इकोनॉमी का 2% जो है उससे शेव ऑफ हो गया। उसके बाद जीएसटी लेकर आया और जीएसटी का काम था कि वो सेंटर ऑफ फेडरेशन के जो टैक्सेस है उनको जस्टिफाई करे, रैशनलाइज करे, एक स्टैंडर्ड पे लाए, तबाह कर दिया उसने भी, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तीसरी साइड पे उन्होंने कहा था कि जी आर्टिकल 370 को हटाएंगे, कश्मीर को सॉल्व करेंगे। कश्मीर का मामला भी मिस हैंडल कर दिया और एक्सट्रीमली कर दिया। आपने 35A का कहा, 35A तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त ये हो रहा है कि एज वी स्पीक वहां पे हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने सही कहा कि 100 कंपनियां जो है मजीद आ गई वहां पे और अच्छा खासा टेरराइज किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी साइड पे लीडरान जो है APHC के, जमात इस्लामी के, उनको पकड़ लिया गया, वो जेल में बैठे। शबीर शाह साहब के ऊपर अटैक हो गया, पहले ही एक आपके कैद खाने में हमारा पाकिस्तानी कैदी जो था उसको मार चुके हो। अगर तुमने इस तरह की बेवकूफ़ी कर दी, किसी को नुकसान दे दिया, तो यू विल एंड अप रेडिकलाइजिंग कश्मीर टू अ लेवल वेयर नोबडी विल हैव अ से और कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। क्या ऐसा चाहते हो? दूसरा, आपने 35A की बात की। 35A जो है उसका बेसिकली उसको स्कटल करने का मकसद क्या है? डेमोग्राफिक, आबादियाती तब्दीली। आप जो है बाहर से लोग लेकर आए, खासतौर पे पहले कहते थे कश्मीरी पंडितों का, पंडित जो है वो कश्मीर के अपने जंपल है, जब वो आना चाहे आए, लेकिन उनको क्या किया जा रहा है, उनको छावनी और टाइप एक एनवायरमेंट में रखा जा रहा है ताकि फर्क हो, और फिर जरा किसी को अटैक करा दो, अपने बंदे को और वो कर दो। अच्छा, हाँ, अच्छा, दूसरी साइड पे अब ये है कि रिटायर्ड फौजी और उनकी फैमिलीज को आके बसाया जाए, ताकि क्योंकि कश्मीरियों में कोट एंड कोट पेट्रियटिज्म कम है, हिंदुत्व कम है, तो वहां पे आके इंजेक्शन दिया जाए। अब इन तमाम चीजों में ये अपना नुकसान कर बैठेंगे और नरेंद्र मोदी से ना हैंडल इकोनॉमी हुई ना कश्मीर हुआ। बिल्कुल जनाब, कुछ भी हैंडल नहीं हुआ और तभी तो हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। कॉलर ने भी ज्वाइन किया, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम, क्या सर भाई, यासिर भाई, आप भी ठीक हो? मजे से खैरियत हो? शुक्र है जनाब, माशाल्लाह, जज्बात तो आपको बहुत नजर आ रहा है। मैं सोहेल खान बात कर रहा हूँ। कैसा कि सर आंखों पे जी, हुक्म करें। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि ये कश्मीर जो अल्लाह करे जल्दी आजाद हो जाए, ठीक है। ये जो एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है, यहाँ पर किसी को भी ताकत नहीं चलेगी, इंशाल्लाह ये आजाद होता रहेगा इंशाल्लाह जल्दी में। इंशाल्लाह। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक और कॉलर ने भी ज्वाइन किया, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? सदीउल्लाह बात कर रहा हूँ सर जी, सिंधी चासादा से। वेलकम भाई, वेलकम, हुक्म। जी सर, मैं ये क्या चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जो है ना अमेरिका के सदर के साथ ये बात उतार लेती है कि हम उधर जो है ना अमन की बातचीत कर रहे हैं, उधर से हम है ना वो अमन के मुखालिफ समझ रहे हैं। इसके मैं चाहता हूँ कि ये उनके साथ ये बात उतार ले। और मैं ये अपनी जो सतीश जो है ना अफगानिस्तान में उन्होंने जो बात की है वो सबोताज कर रहे हैं जो इंडिया वाले। अभी हम पीस प्रोसेस में चल रहे हैं, उसके बाद ये ना सबोताज कर रहे हैं। इसको बहुत जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ जो बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, एक और कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी वालेकुम सलाम, राबिया फ्रॉम मुल्तान। जी राबिया बहन, हुक्म कीजिए। जी मेरा ख्याल से जो कश्मीर में आज 35A जो रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे ख्याल से ये एक अलग फॉर्म है एथनिक क्लियरिंग की। अगर हम इसको डिफाइन करें तो साइड एथनिक क्लियरिंग की तरफ ये जा सकता है, क्योंकि वो सेटल करेंगे नॉन कश्मीरीज को कश्मीरी में ला के, तो उनको पास एक बड़ा रीजन मिल जाएगा कि जो वहाँ के लोकल कश्मीरीज हैं उनको मारा जाए। और अगर हम ये देखें तो ये एथनिक क्लियरिंग जो है ये नए टर्म नहीं है, ये नाज़ी वालों काश में भी यही चीज हुई थी। और जो सर्बिया ने जो बहुत सी साथ किया था, तो वो भी रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो हम ये ऑलरेडी हो चुका है। तो आगे से हमें इस इशू को इंटरनेशनल फोरम पर भी उठाना चाहिए, ताकि जो वर्ल्ड है वो सके कि कैसे कश्मीरियों से न सिर्फ बुनियादी हकूक से उनको महरूम किया जा रहा है, बल्कि ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एथनिक क्लियरिंग भी हो सकती है। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच राबिया फॉर योर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अजहान बात कर रहा हूँ स्वाद से। जनाब वेलकम, फरमाइए।
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی انڈیا میں یہ شور چل رہا ہے کہ بدلا بدلا بدلا، تو ہمیں بھی جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا تیاری پکڑنی چاہیے ہمیں، اور اپنے جو سیکیورٹی خصوصی طور پر افغانستان کی طرف سے جو بارڈر لگتی ہے ہماری، اور وہاں سے جو لوگ آتے جاتے ہیں، جو نقل و حرکت ہوتی ہے، مطلب اس سائڈ پہ ہم اتنا زیادہ ہمارا بجٹ لگتا ہے، اتنی زیادہ ہماری جو ہے نا ایک بہت خطیر رقم خرچ ہو جاتی ہے، لیکن دوسری سائڈ پر ہم افغانستان کے بارڈر کو سیریس نہیں لیتے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں وہاں کی عوام، وہاں کی حکومت جو ہے وہ بالکل پکی دوستی ہے اس کی انڈیا سے۔ چلے ہم بھی دوستی کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جہاں پہ ہمارے ریلیشن شپ میں تھوڑی سی بھی اسپیس ہے ہم اس کو بڑھا کے دکھائیں گے۔ انڈین گورنمنٹ جو ہے باہر کا اس وقت ایک ایسے جنون میں ہے جہاں پہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ انڈیا کی گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا وہ کتنا ہوگا۔ محبوبہ مفتی صاحبہ کا بھی ہم کلپ چلائیں گے، اور اسی طرح سے اور لیڈران ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ پلوامہ واقعہ کیسے ہو گیا بھائی، 7 لاکھ سے زیادہ فوج رکھی ہوئی ہے، اگر آپ پیراملٹری کو ملا لیں تو 1 ملین سے زیادہ بن جاتا ہے، پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ معاملات جو ہے نا اب یہ یاد رکھے کہ اگلے 3 مہینے تو شاید اسی طرح کے چلے، لیکن اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے انڈیا کے ساتھ امن کی کوئی کوشش ہو۔ مہاراشٹرا میں جسے لوگ عموماً بمبئی بھی جانتے ہیں، جہاں پہ بمبئی بھی ہے، وہاں پہ راج ٹھاکرے جو ہیں، بال ٹھاکرے کے بیٹے، انہوں نے بھی یقیناً وہ انتہا پسند ہندو تصور کیے جاتے ہیں، اور وہ اکثر آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی فنکاروں کو واپس بھیجنے میں ان کا بڑا نام سامنے آتا ہے، شیو سینا جس کو کہتے ہیں جی۔ اس میں انہوں نے بھی ایک سوال اٹھا لیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے فوجی مارے گئے ہیں، ان فوجیوں کے اوپر ایک تو حکومت سیاست کر رہی ہے، اور دوسرا انہوں نے بھی انویسٹیگیشن کی بات کی ہے، یعنی بھارت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، اور کہاں سے اٹھنا شروع ہوئی ہیں؟ ان کے اپنی کٹر ہندوؤں کی جانب سے بات کر رہے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں کریم خان مسعود بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب حکم کریں۔ اچھا فروخ صاحب، ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کبھی جنگ شروع کرے گا، ٹھیک ہے نا، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انڈیا تو ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، ہم جتنی بھی آنکھیں بند کر لیں وہ 70 سال سے ہمارا دشمن ہے اور ہو سکتا ہے آگے چلتا رہے، لیکن یہ ایک عجیب اتفاق نہیں ہے کہ ہمارا جو مغربی بارڈر والا پڑوسی ہے، جو ہمارا بھائی بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، عجیب اتفاق نہیں ہے کہ ایک دن دھماکہ وہ ادھر کرتے ہیں اور دوسرا دن یہ لوگ ادھر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو فورن انویسٹمنٹ یا جو ہمارے ساتھ لوگ دوستی کر چاہ رہے ہیں اس میں وہ انڈیا کا ساتھ نہیں دے رہے۔ بالکل صحیح، میرے خیال میں دے رہے ہیں اور یہ بات تو کافی عرصے سے طے ہے، لیکن اب کیا کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا ساری دنیا میں ہر جگہ پہ جنگ کر کے بیٹھ جائے۔ انڈیا کا جو آپ نے کہا کہ انڈیا سے انتظار کرے، اب سے پہلے کالر نے کہا تھا کہ ہمیں غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، تو بھائی اس وقت ہماری سپاہ تیار ہے، ہمارے ایئر فورس چیف نے کہہ دیا، ہمارے آرمی چیف نے کہہ دیا، نیول چیف نے کہہ دیا، پوری قوم جاگ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر انڈیا کچھ کرے گا تو اس کے اندر ڈی جی آئی ایس پہ آزاد، جس کے اوپر خیر انڈیا نے اپنے چینلز کو جرمانہ بھی دے دیا، ان کی پریس کانفرنس میں بڑا کلیئر تھا کہ آپ ہمیں سرپرائز نہیں کر سکتے، کرنا ہوگا تو ہم سرپرائز کریں گے، اور دوسرا جو ایسکلیشن کی لیڈر ہے اس کو ہم ڈومینیٹ کریں گے، آپ نہیں کریں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے میرے خیال میں اب کلیئر ہو گئے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم جو ہے بیٹل ہارڈن ہے، ہم نے 15-20 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے جو کہ سب کچھ ہے۔ محبوبہ مفتی والا سننے کو جناب محبوبہ مفتی جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اور کشمیر کی کٹپتلی انتظامیہ جو ہے اس کی، اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے کہا بھائی میں اب فردر نہیں چل سکتی، انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے سن لیتے ہیں۔ چائنا پاکستان کے ساتھ، امریکہ پاکستان کے ساتھ، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ، رشیا پاکستان کے ساتھ، ہم کہہ رہے ہیں ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو آئسولیٹ، کون سا آئسولیٹ کر رہے ہیں؟ آپ جب ایسی باتیں کرتے ہیں اسی لیے آپ کو کہتے ہیں پاکستان کی خالہ ہے یہ۔ آپ تو بالکل ہندوستان کو ہیلپ لیس بتا رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ بھی ہے، چائنا بھی ہے، کیا کریں گے آپ؟ ہم اکیلے کھڑے۔ چائنا کے ساتھ ابھی آپ کو سعودی عرب کا پرنس آیا، $20 ملین، $20 بلین دے کے گیا، امریکہ کو چائنا، پاکستان امریکہ اور طالبان کی بات کروا رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے افغانستان میں، ہم کہاں ہیں؟ انڈیا آپ کی یہ دیکھیے، نیپال دیکھیے، آپ کے میانمار دیکھیے، باقی جو ہمارے ارد گرد کنٹریز ہیں، سری لنکا، ہمارے ساتھ کون ہے؟
रशिया जो पहले हमारे बहुत क्लोज था, पाकिस्तान के एंटी था, आज वो भी पाकिस्तान के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन है। हमें इस वक्त इस जिम्बोइज्म में आके ये नहीं कहना चाहिए कि लोगों को कि हम बड़े जी जंग करने जा रहे हैं। जंग हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमें भी पता है, हमें भी नुकसान है। आपको जम्मू कश्मीर कश्मीरियों के बगैर चाहिए, इसलिए आप हर मुसलमान हर कश्मीरी को बोलते हो पाकिस्तान चले जाओ। जी आपके सामने है ये क्या क्या रह गया अब और कहने को जी। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि महबूबा मुफ्ती साहिबा का कहा जाता था कि ये इंडिया नवाज हैं और कठपुतली, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि कठपुतली होंगे भी सही, लेकिन वो लोग अच्छा इससे पहले आपने फारूक अब्दुल्ला की जो के साथ मीडिया ने किया वो भी देख लिया। ये लोग कहने पे मजबूर हो गए हैं भाई कैसी ये फॉरेन पॉलिसी है, कैसी ये कश्मीर पॉलिसी है कि हर बंदे को मारे जाओ और उसके बाद लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए। तो ये मामला है यासिर साहब। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर एक चीज याद आ गई कि आईना दिखाओ तो बुरा मान जाते हो, इसीलिए तो हर बार मुंह की खाते हो। तो यकीनन ये बात है कि अब आईना कौन दिखा रहा है, ये उन्हीं के अपने पाले हुए लोग हैं, उन्हीं के अपने लोग हैं जो ये आईना उनको दिखाना शुरू करे। आज एक तो आपने महबूबा मुफ्ती साहिबा का हमने आपको बताया, इसी तरीके से जो उमर अब्दुल्ला हैं वो भी साबिक कठपुतली वज़ीर आला रह चुके हैं कश्मीर के अंदर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मिसाल दी। क्या मिसाल दी जी, वहां पे बड़ा अमन था, यहाँ पे तो एक डिस्टर्बेंस है, वो तो इंडिया का हिस्सा, वहां पे बड़ा अमन था, वो भी इंडिया का हिस्सा नहीं। जी उसके बाद मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि चाइना के साथ वो जो है उन्होंने दोबारा इसको अपने साथ इल्हाक कर दिया। तो वहां पे जब उन्होंने स्पेशल स्टेटस खत्म किया तो वहां के जो वजीर आला हैं उसके घर तक को आग लगा दी गई, हालात यहाँ तक खराब हो गए। अगर आप आर्टिकल 35A को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपको हर महाज पर मुंह की खानी पड़ रही है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको ये मेरा ख्याल है एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर फारूक साहब के, जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा स्ट्रांग रिस्पॉन्स आया है, उनको मालूम हुआ है कि हम अब कर तो कुछ नहीं सकते, तो क्यों ना हम आर्टिकल 35A के पीछे पड़ जाए, शायद हमें कुछ यहाँ से पोलिटिकल माइलेज मिल जाए। नहीं ये जो है ना बीजेपी की ट्रिक होती है, दाएं हाथ मारते हैं, उससे आप थोड़ा पीछे हो जाएं तो बाएं हाथ से कुछ और कर देते हैं। ठीक है, ये करते आए हैं। आपको राम जन्मभूमि यानी कि बाबरी मस्जिद की जो वो कंट्रोवर्सी याद होगी, उसमें यही किया। ऐसा ऐसा करते करते अपनी स्पेस गेन की है। उसके बाद इन्होंने दीगर ऐसे वाकयात किए मुल्क के अंदर जिनसे खौफ समझौता का समझौता को छोड़ा नहीं, बाद में करना निकल आया वो बिल्कुल है, लेकिन गुजरात 2000 बंदे मार के आज वो बंदा जो है ना वज़ीर आज़म बन। ठीक है, अगर इन तमाम चीजों को देखें तो इसका मतलब ये है कि दे आर प्लानिंग समथिंग एल्स। और उसका सबसे ज्यादा आसान तरीका मुझे नजर आता है कि आर्टिकल 35A जो कि हालांकि सबजुडिस है कोर्ट में, लेकिन फिर भी उसको रिपील करके आपने वहां पे जो है ना डलवा दिया, और उसके बाद जो है ना आपने दूसरी कंट्रोवर्सीज और डिस्टॉर्शन कर दी। इलेक्शन तक कश्मीर तो कम अज कम बीजेपी का हो जाए ये चाहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जो हालात थे वो मजीद अबतर से अबतर हो रहे हैं, और इन हालात में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो मोदी हुकूमत के ऊपर होती है। बात करेंगे कि पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है। पाकिस्तान बदस्तूर पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, कायम है, और इसके हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त हुई है इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में डॉक्टर की सबसे ज्यादा तजवीज़ करदा पैनाडोल, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों को दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें, खुराक टेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मेरी सैलरी में से एक हिस्सा नेकी का, घर बैठे सदकात और अतियात देने के लिए 0800-11-555 पर कॉल करें। तो फिर आओ अपने हिस्से की नेकी कमाओ। शौकत खान।
वेलकम बैक टू प्रोग्राम जी। हम बात कर रहे थे जो कश्मीर की सूरत हाल है उसके डिफरेंट एंगल्स के ऊपर और पाकिस्तान उस हवाले से अपना क्या किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले हम पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करें और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से बात करें, भारत के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। जिस तरह से मैंने राज ठाकरे के हवाले से बात की, इसी तरीके से और लीडर्स भी हैं जो इस गेम को समझ चुके हैं और वो गेम के हवाले से क्या कहते हैं आपसे हम शेयर करते हैं, उसके बाद दोबारा बात करेंगे। नरेंद्र मोदी के पास लोगों के सवालों के कोई जवाब है नहीं, तो सारा मामला पाकिस्तान की तरफ लेके जाया जाए। ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने किया, ये षड्यंत्र समझने की जरूरत है। ये लोगों ने हमारे लोगों को मारा। पाकिस्तान तो दूसरा देश है, दूसरे देश से हमारे देश में RDX का मटेरियल कैसे आया, गाड़ी कैसे आई, रोकने का काम क्यों नहीं किया? पुलिस तुम्हारे पास, मिलिट्री तुम्हारे पास, सिक्योरिटी तुम्हारे पास, CID तुम्हारे पास, CBI तुम्हारे पास, IB तुम्हारे पास, क्यों नहीं रोका? तुमको 8 दिन पहले मालूम, क्यों नहीं रोका? इसका मतलब है पाकिस्तान ने 42 लोगों को नहीं मारा, तुम नहीं मारा। पाकिस्तान ने 42 लोगों को नहीं मारा, तुमने मारा। यकीनन ये आवाज़ सुन रही है और सुन ली होगी भारतीय हुकूमत ने। आवाज़ कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान से नहीं आ रही, ये वहाँ से आ रही है। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो मामला है, पाकिस्तान ने यासिर साहब बड़ा सही काम किया। वज़ीर आज़म साहब ने हमारे जो है ना, बल्कि हमें इस बात को थोड़ा सा ना ऊंची आवाज में करना पड़ेगा कि सबूत लाओ। अगर कहते हो कि हमारे यहाँ से कुछ हुआ है, एक तो ये है कि अकल नहीं मानती, दूसरा तुम्हारे फॉर्मर जनरल, तुम्हारे एनालिस्ट, तुम्हारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि इतना बड़ा असला पाकिस्तान से तो आ नहीं सकता। गाड़ी का भी आज भांडा फूट गया। पहले कहते थे कि जी वो पता नहीं पाकिस्तान से आई होगी, कहाँ से आई होगी, उसका बंदा अब लोकल है और उसको ढूंढते फिर रहे। इस तमाम चीज के बाद पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि एविडेंस लाओ और हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। अगर तुम नहीं करते हो तो इसका मतलब ये झूठा कौन हुआ? झूठे तुम हो। अब जब ये बात हो रही है तो मेरे ख्याल में दुनिया भर में क्लैरिटी बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई है और इसलिए आप देख नहीं रहे कि जिस तरह से इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान का धर्म तख्ता हो, पाकिस्तान बुरा हो, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। उल्टा हमारी बात के साथ ज्यादा लोग चल रहे हैं। तो हमें एज अ पॉलिसी इस बात को ज्यादा कहना चाहिए कि एविडेंस लाओ, ताकि एग्रेसिवली करें, ताकि वो बैकफुट पे जाए। बिल्कुल ठीक है जी। और जहाँ तक आपने एविडेंस की बात की, तो जो बॉलीवुड की ब्रांचेज हैं जिनको ये अपना न्यूज मीडिया कहते हैं, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो जो दिखाती हैं, ये वही बयानियां लेकर चलते हैं आगे, उनके पास सबूत कोई भी नहीं होते। देखें, पाकिस्तान को इन्होंने बात की कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। ओ भाई, आप तो भारत के अंदर जब MBS विजिट कर रहे थे वहां पे, आपने कितनी कोशिशें की। 2 बड़े उनके नाम याद एंकर जो हैं बड़े, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से जो वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हैं आदिल अल जुबैर साहब, उनसे कोशिश करें कि पाकिस्तान का नाम अपने मुंह से ले लें। और बार बार एक ही बात करते थे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, अगर कोई सबूत आए तो हम इस पर बात करेंगे। उन्होंने टोटलिटी में कहा कि जी दहशतगर्दी सबके लिए खतरा है। इसी तरीके से जिन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की MBS के साथ, नरेंद्र मोदी ने, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से जो प्लांटेड सहाफी थे वहां पे सवाल करें और उनके जवाब में पाकिस्तान का नाम आ जाए। उन्होंने उस वक्त भी बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल दहशतगर्दी के खिलाफ सब इकट्ठे हैं। तो पाकिस्तान भी कह चुका है, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि भाई तुम ये पॉइंट देके हमेशा भाग जाते हो, तो आ जाओ दहशतगर्दी पे बात कर लो। तो ये जो आइसोलेशन की बात है उनकी, उनको खुद समझ आ गई है। महबूब मुफ्ती ने भी कहा कि खुद उनको समझ आ गई है कि आइसोलेशन पाकिस्तान की नहीं हो रही, बल्कि हालिया चंद महीनों के अंदर जितनी हमारी मुलाकातें, इंटरनेशनल प्रेजेंस जितनी हो चुकी है, उस बात का सबूत है कि हम ज्यादा दुनिया के अंदर जो है अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हैं, अपने इमेज को ज्यादा फ्लोट कर रहे हैं। यासिर साहब, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मामला, इंडिया कहता है कि वो जमहूरियत है। ठीक है जी, तुम बड़े सोने, तुम जमहूरियत हो। अच्छा, जमहूरियत के अंदर पहली चीज क्या होती है? मीडिया आजाद होता है। इंडिया के आज के दिन 13 चैनल्स को शो कॉज नोटिस गया कि आपने ये DGI SPR की वीडियो क्यों दिखाई। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी होती है किसी भी जमहूरियत में कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपको करप्शन नजर नहीं आनी चाहिए। ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी की अपनी कोई ताकत नहीं थी और नरेंद्र मोदी को ये अंबानीज 2 भाई जो है, अच्छा, और हाँ बिल्कुल कटोनी कैपिटलिस्ट जिनको कहते हैं, 2 अंबानीज और 1 अडानी और 1-2 और लोग लेके आए। अंबानी का छोटा भाई जो है उसका तो राफेल में कहानी खुल के सामने आ गई कि उसको फायदा देने के लिए आपने इंडिया के जहाजों को डबो दिया। अब जो है वो अडानी
जो कि वैसे ही बहुत अमीर आदमी है, उसका भी सुन ले। इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा था कि वो 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करेगी, उनमें से 5 अडानी के हाथ में चलेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडिया में हो क्या रहा है, लूट खसूट का बाजार है। हिंदुस्तान बीजेपी और हिंदुत्व वाले लोगों को बस ये है कि लोगों को डराओ और किसी तरह हुकूमत में आ जाओ। चोर को चोरी करने की इजाजत है, मीडिया को दबा के इन्हीं लोगों के जरिए मार डाला। अच्छा, अभी ये ज़ॉम्बीज़ हैं आपके सामने जो बैठे। बिल्कुल ठीक है, कॉलर ने ज्वाइन किया, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? हाँ जी, गुल पिशावर से बात कर रहा हूँ जी। गुल साहब हुक्म करें। हुक्म ये है कि तो माशाल्लाह दोनों अच्छे गुफ्तगू करते हैं और सब शहरों पे आप बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। तो बात ये है कि जो आप हमारा पूरे पाकिस्तान जो है ना, हिंदुस्तान से घबराना नहीं चाहिए और ना उससे कोई हमारे को खतरा है, इसलिए कि वो भी एटमी पावर है और हम भी एटमी पावर है। ठीक है जी, लेकिन जो कश्मीर का मसला है ये जो है ड्रम से, मैं तो ड्रम कहूँगा, ड्रम से जो है ना उससे बात करनी चाहिए कि ये जो फैसला है ये जब तक हाल नहीं होगा तो पाकिस्तान और इंडिया का जो है ना कोई भी जो है बेहतर या कोई भी सोल्यूशन नहीं। आपकी बात तो इसलिए, और आपसे पहले भी एक कॉलर ने ये बात की थी, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप हो गया, सदर ट्रंप या कोई और हो गया, हम सारी जगहों पे बता रहे हैं ये बात को। एक और कॉलर आ गया मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? और शायद बात कर रहा हूँ से। जी जी जनाब, शेख साहब हुक्म करें। ये मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब को ये सोच लेना चाहिए कि उसकी फौज जो है ना वो लड़ने के काबिल नहीं है। वो तो बेचारे बाहर ही निकल सकते हैं जब हमें देख लें। हमारी फौज को जब देख लेते हैं तो वो बाहर ही निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। ये उनके काफी लोगों ने भी ये बात कही है कि जो उनके इवन तजियाकार इन्होंने कहा है कि कैपेसिटी पाकिस्तान जो है वॉर हार्डन भी है और उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो कर सकें। विल पावर भी बड़े इसमें काउंट करती है। अच्छा, एक और पॉइंट जिस तरह से आप आइसोलेशन के हवाले से बात कर रहे थे, मैं जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो जरा मैं बताना चाहता हूँ। बरतानवी अरकान पार्लियामान की मुश्तरका करारदाद कश्मीर के हवाले से यकीनन एक माइलस्टोन हमने अचीव किया। इसी तरीके से जो मुताबिक गैर मुल्की शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, जिनमें MBS भी हैं और उनके साथ ये मामला भी किन सामने रखा गया। मातिन मोहम्मद अगले महीने जो है वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे। जर्मनी के वजीर खारजा जनाब कुछ दिनों में पाकिस्तान आएंगे। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। P5 से हमारे जो सेक्रेटरी खारजा है उन्होंने मुलाकात की है और P5 के जो सुफर आए हैं उनके एक सामने ये बात रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं डॉक्टर मलिहा लोधी, उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने ये मामला सामने रखा है। सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसके अरकान को हमने खत लिखा है। चीनी वजीर खारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। इसी तरीके से आपको बताएं कि जो MBS के हवाले से मैंने बात की कि जब वो भारत में थे तो बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बात वही की जो बात इंसाफ के तकाज़े में पूरा उतरती है। तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले ये देख लें सीरीज ऑफ इवेंट्स। और इसके साथ साथ प्लस ये कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर चुका है। जो वज़ीर आज़म ने तालिबान से मुज़ाकरात की बात की थी। आज भी शुक्रिया किया गया। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कोटा से बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी काकर। जी काकर साहब फरमाइए। जो ये अफगानिस्तान और अमेरिका तालिब के बाद मुज़ाकरात होएगा। जी जनाब, इसको बहुत खुशी की बात है। चले बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में आपका जज्बात आ गया। जी सामने कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ईरान सारे जिला ठीक बात कर रहे हैं या सारा मुख्य दोस्त बन में या इंडिया भी सपोर्ट कर रहे हैं। भाई जब आप ऑन एयर आते हैं ना तो थोड़ी जहमत किया करें कि अपनी आवाज को इतना ऊंचा रखें और अपने माइक के करीब रखें ताकि समझ आ सके। कोई नहीं समझे। क्या कहा आपने? मैं कहा कि 1967 खाली जंग दे विच तो छोटे जहां है आजादी ईरान जड़ा ना उनको इंडिया को सपोर्ट देना अड्डे देना है। क्या पाकिस्तान में जंग इंडिया करे, ईरान सारी मुसलमानों की सपोर्ट करे थी
या अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में देखें, ईरान जो है ना, और DJISPR ने मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी बड़ा क्लियर किया, एक हमारा भाई है ईरान, हमारे बहन भाई हैं, और उनके साथ बिल्कुल और रिलेशनशिप है। इंडिया अलग है और इंडिया की बात कर रहे हैं हम, लेट अस फोकस ऑन दैट। अच्छा, आपने बड़ी डिटेल्स बताई और मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिए कि अभी आपके कॉलर कह रहे थे कि इंडिया की फौज जो है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो थर काम थी। पता क्या हुआ अभी? RSS एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वामिक सेवक संघ। ये वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि इट विल बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1947 के अंदर इन्होंने कश्मीर में जाके बड़ी दहशतगर्दी की, और जम्मू वगैरह में जहाँ पे कम मुसलमान थे वहाँ पे अच्छा खासा उनको वो किया, ये डॉक्यूमेंटेड है। RSS करते करते उससे BJP निकली, उससे BHP निकली, BHP का वाकई आप छोड़ ऐड कर लूँ, गांधी जी को किसने मारा? हाँ जी, बिल्कुल मारा, और उसके बाद उसको जो है ना वो कर दिया गया। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। MS गोवालिकर जो है ना, एक बंदा है जो कि BHP का हेड था, फाउंडर था, और इसका RSS का सेकंड हेड था। उस बंदे ने किताब लिखी है, वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। आज बड़ा इजराइल करते हैं ना, ये वो लोग हैं। इस बंदे ने अपनी किताब में लिखा है कि जैसे हिटलर ने यहूदियों को मारा था, वैसे मुसलमानों को और बैदून मुल्क वालों को मारना चाहिए। कोई बंदा उठा के इजराइल को ये तो गिफ्ट करा दे ना कि तुम्हारे बड़े जो है ना दोस्त प्यारे जो है, हाँ प्यारे जो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो मौसूफ है RSS के हेड, उसने क्या कहा? उसने कहा ये जो आपकी इंडियन फौज है ना, ये 6 महीने में आप एक सोल्जर तैयार करते हो, हमें कहो हम 3 दिन में करते थे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी शर्म हया वाली फौज होगी तो क्या वो वैसे ही पानी में डूब के नहीं मर रही होगी? उनको तो ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान में उनका हलाया हो सकता है, RSS तो नहीं हो सकता जो कि रियासत पे कब्जा करके बैठा। सदर किसका? RSS का। वजीर आजम किसका? RSS। वजीर आला खासतौर पे यूपी में जो आपने टैबलेन का तोहफा पाया, आपको पता है यूपी में तादाद किसकी ज्यादा है? हाँ बिल्कुल सही। तो अब इन तमाम चीजों के अंदर इस वक्त इंडिया एक ऐसे मखमसे में है। आई टेल यू वन थिंग, अगर मैं इंडियन होता, ठीक है ना, जब आपने किसी के बारे में सोचना हो तो उसी के लेवल पे सोचते हैं। अगर मैं इंडियन होता तो मुझे कम से कम ये तो नजर आना होता ना कि इतनी बड़ी खौफनाक फौज को, फोर्स को, जो मैं बार बार दूध पिलाया जा रहा हूँ और बार बार उसको बढ़ा रहा हूँ, ये तो मेरी रियासत को तबाह कर देगी। इस वक्त अब देखें कि हर इवेंट टू इवेंट इसमें बीजेपी ने लोगों के अंदर विशिएट किया स्पेस और रेडिकलाइज के लोग मारे। yes. चाहे वो जो है ना ये बाबरी मॉस्क वाला 2000 बंदे मारे गए, $3.5 बिलियन तबाह हो गए। अच्छा, इसी तरह से गुजरात में 2000 बंदे फिर से कॉलर आ गए, और इसी तरीके से जो है वो बॉलीवुड के भी कुछ लोग अचानक मर जाते हैं, उसके पीछे भी किन का हाथ है सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी पिशावर से बोल रहा हूँ, मतलब सरीद जनाब। सरीद साहब हुक्म कर। ये जो कश्मीर के मसले पे ये जो आजकल गर्म गर्मी हो रही है ना पाकिस्तान में और इंडिया में। हेलो जी भाई, आपकी आवाज आ रही है, बोले बोले। हाँ, ये जो गर्मा गर्मी हो रही है, इनको तो पता है इसकी इतनी तबाही होगी ना कि इससे तो तकरीबन आधी दुनिया से ज्यादा मच जाएगी। देखो ये पहली 2 जंगें लड़ी गई हैं, ये जो यूरोप में लड़ी गई हैं आलमी जंगें। अब यूरोप वालों की ये कोशिश है कि किसी तरह से एरिया को या हमको अपने आप से लगाकर हमारे मुल्क एशिया को खराब करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप में सुलहरानी के मीटिंग के साथ बैठ कर जज्बाती बातें ना करें। ठीक है खलील साहब, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। यकीनन यूरोप जो कुछ करना चाहता है उसको तो आप साइड पे छोड़ें। पहली चीज ये है कि क्या इस खित्ते में जो ममालिक हैं वो नन्हे काके हैं, उनको पता कुछ नहीं है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। भारत जो इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, क्या उसको आइडिया नहीं है कि उसके लिए क्या बेहतर है, वो किस जिंगोइज्म की तरफ जा रहा है, उसका नुकसान किसको होगा, उसकी अपनी आवाम को होगा। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद याद गुजरांवाला। जी जी भाई। सर मेरा मोदी को एक पैगाम है जी कि वो अगर पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है या पाकिस्तान को नुकसान करने का सोचता भी है ना, तो उसका मतलब ये हुआ तो वो इंडिया को कब्रिस्तान बनाना चाहता है।
बिल्कुल ठीक है। पैगाम मान लीजिए आपका जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शिजाज कराची से बात कर रहा हूँ। जी भाई हुक्म करें। सर ये जो कश्मीर का मसला है ये कब तक हल होगा, ये तो बिल्कुल ना समझ आने वाली बात है। इंडिया इतना जुल्म कर रहा है। आप बताएं कब करें ये सवाल? सर मैं तो बोलता हूँ बस कल ही हो जाए। बस ठीक है, इंशाअल्लाह ताला फिर तैयार रहिएगा, कल परसों हो जाएगा। ये है पाकिस्तान की सोच। बिल्कुल कश्मीर का मसला जितनी जल्दी हल हो, क्यों? क्योंकि हम खिते में हम चाहते हैं, पाकिस्तान में हम चाहते हैं। और दूसरा देखिए ना, इंडिया की गवर्नमेंट जो है बार बार कश्मीरियों को, अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो मुसलमानों को भी पूरे इंडिया में और क्रिश्चियंस को, बाकी लोगों को, ये मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नेगेटिविटी नहीं हुई होगी, हमसे भी बहुत गलतियां हुई होंगी, लेकिन हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज के दिन सिख, ईसाई, मुस्लिम, कश्मीरी आपने कोई एक ऐसी टकसाल लगा ली है कि आपने सबको अपने मुल्क का दुश्मन करार दे दिया इंडिया ने, और वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि यार ये क्या हो गया है कि ये मुल्क जो है रेडिकल होता था पाकिस्तान, और इंडिया सुकून पसंद होता था। आज इंडिया रेडिकल हो गया, पाकिस्तान मॉडरेट होता जा रहा है। अगर इन चीजों को देखें तो यू हैव टू रियलाइज कि इंडिया अगर इसी रवेश पे चला तो इंडिया बहुत बुरे हाल में जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, इंडिया बहुत बुरे हाल में जाएगा, लेकिन जो इंडिया जिंगोइज्म की तरफ जा रहा है, ये जिसकी बातें कर रहा है, ये जिसको प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इंडियन मीडिया जो है, इस पर मैं अगर आपको बता सकूं तो एक अल जजीरा की एक बड़ी खूबसूरत जबरदस्त किस्म की उन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई है, खासतौर पे इंडियन मीडिया के हवाले से। अगर आप यूट्यूब करें तो इंडियन मीडिया के हवाले से अल जजीरा की वो रिपोर्ट लाजमी देखिएगा, जिसमें वो जंग में इश्तियाल अंगेजी के लिए जो इंडियन मीडिया का किरदार है उसको इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो कंडेम करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान की जहां तक तैयारी की बात है, यकीनन उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई एडवेंचरिज्म गलती करने की फिर कोशिश की गई तो उनको वही जवाब मिलेगा जो माजी में मिलता रहा है। जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी फोर्सेस की, यकीनन वजीर आजम ने भी कौमी सलामती की जो कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद अफवाज को किसी भी ऐसे एक्ट को जो इंडिया की तरफ से किया जाए उसको रिस्पॉन्ड करने की भरपूर अथॉरिटी दे दी है। और उसके साथ साथ जिस तरह से मुताबिक जो है वो विजिट कर रहे हैं, आर्मी चीफ को विजिट कर रहे हैं, वो उन्होंने LOC का विजिट भी किया, वर्किंग बाउंड्री का विजिट भी किया, और जो मुराल है जवानों को उसको भी सराह रहे हैं। इस तरह से पाक फिजाइया के जो चीफ है उन्होंने भी विजिट किए हैं। बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल में इस वक्त होना भी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को देखना बहुत जरूरी है, और हमारे आर्मी चीफ, मैंने पहले ही कहा कि बड़े इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, और उनकी जो प्रेजेंस है उससे सिपाही जो है और हमारा सोल्जर जो है वो अपलिफ्ट होता है। हमने बहुत कुछ किया है पिछले 10, 12, 15 सालों में, और उसके अंदर एक चीज जो और हुई है, क्योंकि मुशर्रफ साहब के बाद से हमारे मुल्क में बड़े क्राइसिस थे ना, फौज ने अपने मुल्क के डिफेंसेस के अंदर जो कमाल रोल प्ले किया है वो आज आपके सामने है। आज दहशतगर्दी तकरीबन कलाकुमा हो गई, मुल्क के अंदर हम सेफ फिरते हैं। इसी तरह से आज के दिन हमारा आर्मी चीफ, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा सदर पाकिस्तान सब जो है वो क्लियर करते हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन इसको कमजोरी न समझना। तो मेरे ख्याल में आज के दिन उनकी स्टेटमेंट वो भी बड़ी क्लियर है। एयर चीफ जो है उनका भी बिल्कुल क्लैरिटी आ गई, पाकिस्तान के डिफेंसेस मजबूत है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। लेकिन ये बात है कि एक भाई ने कहा था हम तो दुआ करते हैं कि जंग शुरू हो। जंगों के लिए भाई दुआएं नहीं की जाती है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे बुरे लोग मरते हैं बहुत सारे मासूम भी मरते हैं। अगर आपके ऊपर कोई ठोस दे जंग को तो फिर उसको जीतना आप पे फर्ज है, लेकिन स्टार्ट करना हमें नहीं जरूरी। वेरी राइट। एक सॉवरेन मुल्क के तौर पे यकीनन इसको, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनालिसिस हैं वो भी आपको बताते होंगे कि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस की जाए, मस्ट की जाए, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हुआ करती है। वॉर हार्डन्ड आर्मी है। वॉर हार्डन्ड आर्मी सिर्फ हम कहते नहीं है, बल्कि अपने अपने मुल्क के वो हिस्से जिनको एक ज़माने में नो गो एरिया या एक ज़माने में इलाका गैर कहा जाता था, उसमें अब हमने स्टेट की रिट कायम करके दिखाई है। यकीनन वो किसने दिखाई है? फोर्सेस ने दिखाई है। क्रेडिट मिल जाता है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। यासिर रहमान और फरूख कुताफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।